नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मिश्रा आपको हमारे वी मिश्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम डेटा कंप्रेशन यूनिट फर्स्ट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करता हूं। डेटा कंप्रेशन इज ए प्रोसेस इन विच डेटा बिट्स आर reduced, thereby reducing the size of the data and thereby increasing the storage capacity and file transfer speed. The advantage of data compression is that we can store and transmit the same type of data in fewer bits. Formula and algorithm are used to compress the data. आपको समझाता हूँ मैंने अभी क्या बोला। डेटा कंप्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डेटा बिट्स को रिड्यूस कर दिया जाता है जिससे कि डेटा का साइज कम हो जाता है एंड इससे स्टोरेज पावर एंड फाइल ट्रांसफ़र की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। डेटा कंप्रेशन का प्रॉफिट से है कि हम इक्वल साइज के डेटा को कम बिट्स में स्टोर एंड ट्रांसमिट कर सकते हैं। डेटा को कंप्रेस्ड करने के लिए फार्मूला और एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है जो हम आगे करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं तो वही सॉन्ग्स अलग अलग साइज़ का होता है, जैसे 10 MB का, 5 MB का, 2.5 MB, 4.5 MB, 6 MB, 7 MB, जिससे कि हम तेज़ गति से मतलब तेज़ स्पीड से सॉन्ग्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अक्सर तो आपने डाउनलोड किया होगा सॉन्ग्स तो देखा होगा कि वहाँ पे सेम सॉन्ग्स मतलब जैसे आपका 6 मिनट का गाना है कोई, तो वही गाना 10 MB का भी होता है, 5 MB का, 4 MB का, 6 MB का, 2.5 MB का भी होता है। तो वही है, क्वालिटी का अंतर होता है सब में। ठीक है, इसकी नीड क्या पड़ी? डेटा कंप्रेशन मिनिमाइज द स्पेस दैट फाइल्स ऑन ए हार्ड ड्राइव एंड रिड्यूस द टाइम नीडेड टू ट्रांसफर और डाउनलोड देम। दिस रिडक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग। इसको अभी आगे बात करेंगे डेटा कंप्रेशन में, जब बात करेंगे टाइप्स के, इसके एप्लीकेशंस के, एडवांटेजेस के, तो इसका नीड और क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कंप्रेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। कंप्रेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ कभी कभी आ जाता है, इसको लिखा हूँ इसलिए, और पढ़ के जाना, हो सकता है इस बार आ जाए एग्जाम में। तो क्या होता है कि एक कंप्रेशन टेक्निक्स आर कंप्रेशन एल्गोरिथम रेफर्स टू एल्गोरिथम दैट इज कंप्रेशन एल्गोरिथम एंड रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम। देखिए अब मैं जो बोल रहा हूँ आप फिगर देखते रहना और सुनते रहना, सब क्लियर हो जाएगा। द कंप्रेशन एल्गोरिथम टेक्स एन इनपुट एक्स है एंड जनरेट्स ए रिप्रेजेंटेशन एक्स सी दैट रिक्वायर्स फीवर बिट्स एंड द रिकंस्ट्रक्शन XC that requires fewer bits, and the reconstruction algorithm operates on the compressed representation XT to generate the representation reconstruction Y। तो इसको बस इतना ही समझो, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा 100% मान के चलो। डेटा कंप्रेशन के टाइप्स क्या होते हैं? लॉसलेस कंप्रेशन एंड लूसी कंप्रेशन, ये दोनों एग्जाम में आएंगे, 10 नंबर में आएगा, और अगर हो सकता है 2-2 नंबर में 2 बार आ जाए। एक आ जाएगा लॉसलेस कंप्रेशन क्या होता है, लॉसी कंप्रेशन क्या होता है, 10 नंबर में आ सकता है, मतलब ये आएगा ही, मान के चलो 100% आएगा। तो इसको हम छोड़ेंगे ना, इसको अच्छे से समझेंगे, बहुत ईजी है। देखिए लॉसलेस कंप्रेशन और लॉसी कंप्रेशन क्या है, ये डेटा कंप्रेशन के टाइप्स हैं। पहले हम बात करते हैं लॉसलेस कंप्रेशन होता क्या है। तो इन दिस कंप्रेशन टेक्निक द साइज ऑफ द डेटा इज रिड्यूस्ड इन such a way that the data does not suffer any loss and its quality does not go down. That is, we can get back the exact size and quality of the data by recompressing it. This type of compression is generally used on data files in which data is stored as text। समझाता हूँ। इस कंप्रेशन टेक्निक में डेटा के साइज को इस तरह डिक्रीज किया जाता है जिससे कि डेटा को किसी तरह की लॉस नहीं होती है और उसकी क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती है, उसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं आती है। मतलब हम डीकम्प्रेस्ड करके वापस डेटा के एग्जैक्ट साइज और क्वालिटी में वापस आ सकते हैं। इस तरह के कंपैरिजन का यूज़ आमतौर पर
उन डेटा फाइल्स पर किया जाता है जिसमें डेटा टेक्स्ट के रूप में स्टोर होते हैं। यही हमने यहाँ पे लिखा है। फिर बात करेंगे लॉसी कंप्रेशन क्या होता है। तो यूजिंग दिस टाइप ऑफ डेटा कंप्रेशन केसेस लॉस ऑफ डेटा दैट इज आफ्टर decompressing this data it cannot be recovered and it gets deleted forever. This compression mostly used in image, audio and graphics data. This method is used on the data which is not very important. मतलब ये इसका मतलब ये बोल रहा है कि लॉसी कंप्रेशन जो होता है इसमें क्या होता है कि आप कोई भी अगर डेटा को डिलीट कर देंगे तो वापस उसको ला नहीं सकते, उसको रिकवर्ड नहीं कर सकते, जबकि लॉसलेस कंप्रेशन में ये पॉसिबल था कि आप उसको रिकवर्ड कर सकते थे। लेकिन लॉसी कंप्रेशन ऐसा नहीं बोलता। लॉसी कंप्रेशन बोलता है कि अगर आप एक बार डिलीट कर दिए तो वापस नहीं आएगा। मतलब इस तरह के कंप्रेशन का यूज़ करने पर डेटा का लॉस होती है। मतलब इस डेटा को डीकम्प्रेस करने पर इसे वापस नहीं पाया जा सकता और हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। इस कंप्रेशन का यूज ज़्यादातर इमेज, ऑडियो, ग्राफिक्स डेटा में किया जाता है। जो डेटा ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ जो डेटा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, कभी कभी डेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, गलती से डिलीट हो जाता है, तो वहाँ हम लॉसलेस कंप्रेशन में उसका यूज़ करते हैं। अगर गलती से भी डिलीट हो जाएगा तो उसको हम वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर हमने गलती से भी लॉसी कंप्रेशन में इम्पॉर्टेंट डेटा को यूज़ किया तो फिर वापस लाना मुश्किल है। क्या मुश्किल ही नहीं, आएगा ही नहीं। डेटा कंप्रेशन ही बोल रहा है। फिर आगे बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेटा कंप्रेशन। इसकी यूजेस की बात करें तो इसके यूजेस बहुत हैं। मेनली हम 3 की बात करेंगे जो फेमस हैं और एग्ज़ाम में लिखने हैं जो हमें। तो एक होता है इमेज कंप्रेशन, ऑडियो कंप्रेशन एंड वीडियो कंप्रेशन। इमेज कंप्रेशन क्या होता है? इसमें किसी इमेज फाइल को इस तरह से कंप्रेस किया जाता है ताकि उसे कहीं पर आसानी से भेजा जा सके। ध्यान से सुनना, इसमें किसी इमेज फाइल को इस तरह कंप्रेस किया जाता है ताकि उसे कहीं पर आसानी से भेजा जा सके। इसका इस्तेमाल करने से कोई इमेज फाइल का साइज़ काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसमें 2 तरह के कंप्रेशन टेक्निकली इस्तेमाल किए जाते हैं, जो लॉसलेस या फिर लॉसी टाइप कंप्रेशन। इमेज की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसे किस तरह के कंप्रेस किया गया है, उसे किस तरह से कंप्रेस किया गया है, इसकी क्वालिटी उस बात पर निर्भर करता है। इसमें एक इमेज फाइल्स में से डुप्लीकेट एलिमेंट्स को हटा दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक इमेज फाइल में से डुप्लीकेट एलिमेंट्स को हटा दिया जाता है ताकि उससे साइज़ को कम किया जा सके। आज इसका इस्तेमाल कई जगहों पर होता है। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो हमें किसी वेबसाइट पर किसी इमेज को अपलोड करने के लिए उसके साइज़ को पहले कम करना पड़ता है, तभी जाके उसे अपलोड किया जा सकता है। इसे ही इमेज का कंप्रेशन करना कहते हैं। जैसे हम कोई सरकारी result.com से कोई फॉर्म भर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आप देखना नीचे जहाँ फॉर्म भरने का दिया रहता है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, ये सब, तो नीचे वहाँ पे इमेज कंप्रेशन का भी एक लिंक रहता है। वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ोटो आप वहाँ लगाएंगे, डॉक्यूमेंट्स, अपना फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी, तो वहाँ पे क्या बोलेगा कि यहाँ पे जा कर के कंप्रेस करिए, मतलब इमेज की साइज़ कम करिए। अगर ज़्यादा है तो कम है तो ज़्यादा करिए। एग्जैक्ट जैसे 24 से 25 के बीच में मांगा है तो आपको 24 और 25 के बीच में करके तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो वही बोल रहा है। देखो ऑडियो कंप्रेशन क्या होता है, सेम ऐसे ऑडियो कंप्रेशन होता है। देखो ऑडियो कंप्रेशन एक तरह का लॉसलेस या लॉसी कंप्रेशन होता है, जिससे वेब के रूप में स्टोर किए हुए ऑडियो डेटा को कंप्रेस करके छोटे छोटे साइज़ का बनाया जाता है ताकि उसे दूर तक ट्रांसमिट किया जा सके। यहाँ डेटा को इस तरह कंप्रेस किया जाता है ताकि उसके क्वालिटी पर कोई फ़र्क ना पड़े। इनका मतलब सीडी में डेटा को स्टोर करने के लिए, MP3 में डेटा को इनकोड करने के लिए, या फिर इंटरनेट रेडियो में किया जाता है इसका यूज़ ऑडियो कंप्रेशन का। जैसे आज हम जो भी गाने इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं उन सबको टेक्निक की मदद से कंप्रेस किया जाता है ताकि उसे साइज़ को कम रखा जा सके।
अब बात करेंगे वीडियो कंप्रेशन क्या होता है। तो वीडियो कंप्रेशन की मतलब बात करें तो वीडियो कंप्रेशन होता है कि यह एक टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम वीडियो फाइल को इस प्रकार इनकोड किया करें ताकि वह खुद को ओरिजिनल साइज से कम साइज का बन जाए, ताकि इसे बेहद कम स्पेस में स्टोर किया जा सके, ताकि बाद में फाइल्स को इंटरनेट और नेटवर्किंग की सहायता से काफ़ी दूर तक आसानी से भेजा जा सके। मतलब यह एक प्रकार की कंप्रेशन तकनीक होती है। तकनीक मतलब टेक्निक, यह ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से किसी वीडियो के डुप्लीकेट डेटा और नॉन फंक्शनल डेटा, यानी वह डेटा जिसका ज़्यादा इस्तेमाल न होता हो, उन सब को वीडियो से हटा दिया जाता है ताकि वीडियो के साइज़ को कम किया जा सके। एक बार वीडियो के कंप्रेस हो जाने के बाद उसका फॉर्मेट भी बदल जाता है। वीडियो का नया फॉर्मेट उस कोड पर डिपेंड करता है जिसकी सहायता से वीडियो को कंप्रेस किया गया है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या होते हैं। इसका एडवांटेज, मोर डेटा कैन बी स्टोर्ड इन लेस डिस्क स्पेस, ईजियर टू रीड एंड राइट एनी डेटा, फाइल कैन बी ट्रांसफर्ड वेरी फास्ट, मोर डायनेमिक। मतलब इसका इस्तेमाल करने पर हम कम डिस्क स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर किया जा सकता है। इसकी हेल्प से किसी डेटा को रीड या राइट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके इस्तेमाल पर किसी फाइल को काफ़ी तेज़ी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फाइल्स को कंप्रेस करने में यह काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक बन जाते हैं और उन्हें काफ़ी आसानी से इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे। एडवांटेज हमें लगता है आपको एकदम क्लियर हो गया है और डिफिनीशन से ही लगभग क्लियर हो गया था, अब तो एकदम से क्लियर हो गया है डेटा कंप्रेशन। डिसएडवांटेज की बात करते हैं क्या होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो आफ्टर रिसीविंग द कंप्रेस्ड फाइल दे ऑल have to be recompressed. Sometimes during the transfer there is a lot of possibility of errors in the files. समझाता हूँ क्या होता है, टेंशन ना लो। कंप्रेस फाइल को रिसीव करने के बाद उन सब को डीकम्प्रेस करना पड़ता है, इसका डिसएडवांटेज है। कभी कभी ट्रांसफ़र के दौरान फाइल्स में काफ़ी तरह की एरर आने की काफ़ी संभावना होती है, ये भी इसके डिसएडवांटेज है। चलिए बात करता हूँ, एक न्यूमेरिकल इसमें दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कंसाइडर द फॉलोइंग सीक्वेंस, एक आपका नंबर दिया गया है यहाँ से 1 से लेकर के 10 तक, 1 2 3 2 3 ऐसे करके, और नीचे लिखा है एज्यूमिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ occurrence of each number is received accurately in the number of times it appears in the sequence and the sequence is independent and identically distributed, find the first order entropy of the sequence। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो नंबर दिए गए हैं इसको काउंट करो कितने हैं, 16 हैं। 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक जोड़ोगे तो 16 नंबर हैं, तो n इज इक्वल टू 16 हो गया। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं है। n इज इक्वल टू 16 किया, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझाता हूँ। देखो P1, अब हम P से लेकर के, मतलब यहाँ से देखो नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 1 से लेकर के 10 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कोई 2-3 बार रिपीट हुआ है, बाकी 1 से लेकर 10 तक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई नंबर रिपीट हुआ है। तो ठीक है, देखते हैं कैसे किया है। तो P1 इज इक्वल टू 1/16, 1/16 कैसे आया, देखिए P1 ये क्या उठाया, 1 उठाया, तो यहाँ आप ध्यान से देखिए 1 कितनी बार आया है, 1 से लेकर 10 तक में एक बार आया है, और n कितना है 16, अभी हम लोग गिने थे टोटल 16, तो 1/16। फिर हम 2 चेक करेंगे, P2 कितनी बार आया है, 1 2, केवल 2 बार आया है, तो क्या हो जाएगा 216 को जब काटेंगे तो क्या होगा 1/8। फिर हम 3 चेक करेंगे, P3, अब देखेंगे ध्यान से 3 कितनी बार आया है, 1 2, केवल 2 बार, ध्यान से देख लो। तो P3 क्या हुआ 2/16। अब ऐसे चेक करेंगे 4, तो 4 भी 2 बार आया है, देख लीजिए 2/16 इक्वल टू 1/8।
अब 5 चेक करेंगे, 2 बार आया है 2/16। ऐसे करके 10 तक चेक करेंगे। 6 एक बार आया, दिखाता हूँ। देखो 6 केवल एक बार आया है, 7 एक बार आया है, 8 2 बार आया है, 9 2 बार आया, 10 एक बार आया। चलो देखते हैं। हाँ देखो 6 एक बार, 7 एक बार, 8 2 बार, 9 2 बार, 10 एक बार। इसको ऐसे करके डिवाइड करके निकाल के वैल्यू इसको रख दी है यहाँ पे। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर एंट्रोपी इज गिवन बाय, ये फार्मूला होता है माइनस सिग्मा अपर में 10 लोअर में i इक्वल टू 1 पी आई लॉग पी आई बेस 2। ये फार्मूला होता है, फार्मूला रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इक्वल टू माइनस, माइनस था साइन, माइनस मैंने रखा। अब 4 कहाँ से आया, बताता हूँ 4 कहाँ से आया। मैं बात कर रहा हूँ पी आई, तो पहले हम 16 की बात करेंगे, वहाँ से 1/16, ठीक है, पी आई 16। अब यहाँ पे गिनो कि P1 से लेकर के P10 तक में कितनी बार 1/16 आया, तो गिनो। एक तो P1 में हो गया 1, P6 में 2, P7 में 3, P10 में 4, मतलब 4 टाइम्स ऐसा है कि 1/16 आया है। ठीक है, तो 4 कर दिए, 4 इंटू 1/16, फार्मूला रख दिया लॉग 1/16 बेस 2 प्लस। अब 6 आया, 6 क्यों आया, अब हम 1/16 की बात कर लिए। अब टोटल 10 था, तो अगर हम 4 निकाल दिए 1/16 तो 6 क्या बचा, 1/8। गिन लेते हैं भाई, 1 P2 P3 P4 P5 P8 और P9 सबका जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6 6 हुए। तो 6 1/8 लॉग 1/8 बेस 2, और इसका कैलकुलेटर से जब वैल्यू निकालेंगे 3.25 बिट्स आ गया इसका आंसर। 10 नंबर में आएगा। कितना आसान है, कितना इजी है, इसको देख लेना भाई, वीडियो रोक करके आराम से, इसको बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर एंट्रोपी ओवर अल्फ़ाबेट ए इज इक्वल टू A1 A2 A3 A4 वेयर PA1 इज इक्वल टू PA2 इक्वल टू PA3 इक्वल टू PA4 इक्वल टू 1/4। अरे ये तो सारे में, मतलब ये बोल रहा है कि A1 A2 A3 A4 सारे की वैल्यू 1/4 है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर एंट्रोपी इज गिवन बाय, वही पीछे वाला फार्मूला लगाएंगे, H इक्वल टू फार्मूला लगा दिए और फिर नीचे रखे। देखो यहाँ पे हम क्या किए कि A1 हो गया आपका 4, सारे 1/4 ही हैं, तो 1/4 लॉग 1/4 बेस 2, A1 A2 A3 A4 ऐसे वैल्यू रख के जोड़ दिए, जोड़ करके वैल्यू निकाल दिए, H इक्वल टू 2 बिट्स हो गया। ए आएगा, ए छोटा ए आएगा तो 5 नंबर में आएगा, इसके साथ कोई आपको एक डिफिनीशन आएगा लिखने के लिए, या कोई डिफरेंस आ सकता है। हो सकता है आपको पूछ ले कि डिफरेंस बिटवीन लॉसलेस एंड लूसी कंप्रेशन, तो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, कहीं से भी पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड मैसेज ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम गिवन एज PXY, एक टेबल दिया है, कैलकुलेट करना है HX एंड HY। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछे जाते हैं 10 नंबर में, और देखने में जितने भौकाल, मतलब भौकाली है ना, उतना भौकाली है नहीं, ये बहुत ईजी है, केवल भौकाल बांधा है, इसका भौकाल हम लोग तोड़ते हैं, टेंशन मत लो तुरंत। हाँ चलो ठीक है, देखते हैं तुमको। टू फाइंड HX एंड HY आपका गिवन है, एक टेबल है, तो जब सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले टेबल बनाएंगे। मैं क्वेश्चन में टेबल लिखा था तो मैं दोबारा टेबल नहीं बनाया क्योंकि हमने ऊपर बनाया, लेकिन आप एग्ज़ाम में सबसे पहले गिवन PXY इक्वल टू जो टेबल दिया है टेबल बनाएंगे, नीचे लिखेंगे टू फाइंड HX एंड HY। अब हम HX निकालेंगे, फिर HY निकालेंगे। HX निकाल लेंगे 5 नंबर, HY निकाल लेंगे 5 नंबर, 5 5 10 नंबर, मेरा काम खत्म, 10 नंबर में आ गया। तो चलो टू फाइंड HX एंड HY, तो हम x की बात करते हैं। देखो x कहाँ दिया है, x ध्यान दो, तो x की वैल्यू x1 x2 x3 x4 x5 एक कहाँ है, तो x1 की वैल्यू अगर ध्यान दो तो x1 रो में गया है और y1 कॉलम में वैल्यू दी है। ठीक है, तो ये रो और कॉलम में काउंट करूँगा, x7
x1 की देखो, x1 के सामने क्या है 1/4 प्लस 0 प्लस 1/10 प्लस 0, इसको कैलकुलेट करेंगे 0.35। ऐसे px2 देखेंगे, px2 सामने क्या है 0 प्लस 1/4 प्लस 0 प्लस 1/20, ऐसे करके px3 px4 px5 तक निकाल लेंगे। सबको निकालने के बाद एक फार्मूला लगाएंगे, एच एक्स इज इक्वल टू पी एक्स वन लॉग टू 1/px1, ऐसे करके सारे में अब जहाँ x1 है x2 कर देंगे और फिर x2 की जगह x3 x4 x5 करके सेम आगे बढ़ाते चले जाएंगे और फिर वैल्यू पुट करेंगे। चलिए वैल्यू पुट करता हूँ। अगर ये फार्मूला कोई टफ नहीं है और मैं आपको एक मैजिक बताता हूँ, आगे भूल भी जाते हो इतना देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। चाहे 1000 वैल्यू दी रही हो, एकदम घबराना नहीं है। चलो, घबरा तो नहीं रहे हो ना? नहीं घबरा रहा है। चलो आगे बढ़ता हूँ। देखो सबसे पहले हम करेंगे क्या, px1, ठीक है। px1 क्या है 0.35। तो हमें करना क्या है मैं बताता हूँ आपको, जो अभी मैजिक बताने वाला था। आप फार्मूला भूल गए हो, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप कर क्या होगे और पूरा 10 के 10 नंबर मिलेंगे। क्यों घबराते हो? घबराओ मत। देखो 0.35 px1 की वैल्यू दी है, तो हम क्या करेंगे 20 में लॉग लिखेंगे और 0.35 लॉग के पहले लिखेंगे, 0.35 लॉग के बाद में लिखेंगे। पहले जो लिखेंगे वैसे ही लिख के छोड़ देंगे और जो बाद में लिखेंगे 1/0 ऊपर 1 लिख देंगे बस। देखो 0.35 लॉग टू 1/0.35 प्लस, अब 0.3 को उठाएं, 0.3 लॉग टू 1/0.3 प्लस 0.15 लॉग इंटू 1/0.15 प्लस 0.15 लॉग 1/0.15 प्लस 0.05 लॉग 1/0.05। ऐसे करके हमें लगता है आप एकदम समझ गए हैं। ऐसे करके फिर एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ है तो उसका हम यूज़ करेंगे। अगर हमें कैलकुलेटर ले जाने दे रहे हैं तो हम क्यों न ले जाएं, हम फ़ायदा उठाएंगे उसका, हम टाइम बचाएंगे। जो यहाँ पे टाइम बचेगा वो आगे हम उसको यूज़ करेंगे। तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालेंगे सारे लॉग की। जब वैल्यू निकालेंगे तो इतना आएगा 0.5301 प्लस 0.5211, ऐसे करके जब वैल्यू आएगी तो इसको पूरा जब ऐड करेंगे तो आएगा एच एक्स इज इक्वल टू 2.0883 बीट्स पर मैसेज। हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आप भूल कर भी यूनिट लिखना मत भूल जाना, नहीं तो 2 नंबर कटेगा। और अगर आप यूनिट भूल गए तो 2 नंबर यहाँ कटेगा, 2 नंबर 2 नंबर एच एक्स में कटेगा, 2 नंबर एच वाई में। जहाँ आपको 10 नंबर मिलने होंगे वहाँ मिलेंगे केवल 6 नंबर। तो क्यों काटे हम 4 नंबर अपना? बिट्स पर मैसेज ही तो लिखने हैं, तो ज़रूर लिख के आएंगे, यूनिट ज़रूर लिखना है। एच एक्स एंड एच वाई की वैल्यू निकालेंगे। अब जैसे हम एच एक्स की वैल्यू निकाले थे वैसे हम एच वाई की वैल्यू निकालेंगे। बस जहाँ x1 था वहाँ hy करेंगे। और देखो यहाँ पे देखते हैं, अब देखो y1 y2 y3 y4 वाला ऊपर वाला देखो, ठीक है। y1 के सामने क्या है 1/4 0 0 0, y2 के नीचे 0 1/4 0 1/20 0, y3 1/10 0 1/10 0 0 0 1। और तुम्हारा क्या कहते हैं y4 क्या है 0 1/20 1/20 1/10 1/20। चलो देखते हैं क्या ऐसे ही है। हाँ एकदम ऐसे ही देख लो। hy1 क्या था 1/4 प्लस 4 0। अब ऐसे सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 0.25 h1 और h2 आएगा तुम्हारा 0.3, h3 आएगा 0.2, h4 आ जाएगा 0.25। अब हम वही सेम फार्मूला ऊपर वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने फार्मूला नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट लिख दिया hy इज इक्वल टू 0.25 लॉग 1/0.25 प्लस 0.3 लॉग 1/0.3 प्लस 0.2 लॉग 1/0.2 प्लस 0.25 लॉग 1/0.25। सबको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो आपकी एच वाई की वैल्यू निकलेगी 1.9855 बिट्स पर मैसेज। एक बार फिर से बता रहा हूँ, बिट्स पर मैसेज लिखना मत बोलना, ये यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिख के आओगे तभी 10 में 10 नंबर मिलेंगे।
तुम पूरा कैलकुलेशन सब कुछ सही लिख लिए हो और यहाँ पे यूनिट नहीं लिख के जाओगे, सब चौपट हो जाएगा। तो चौपट मत करना, पूरा नंबर अच्छे से लाने हैं 10 में 10, तो यूनिट जरूर लिखना है। तो हमें लगता था जितना यूनिट फर्स्ट में डेटा कंप्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं सब डिस्कस कर लिया, और अपना क्वांटम देख लेना, जो आपको सही लगे देख उसमें से पढ़ लेना। लेकिन मुझे जो लगता है कि एग्ज़ाम में आएंगे, आ सकते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं हर साल, उसको मैं डिस्कस कर लिया एक एक, कुछ छूटा नहीं है। जो छूटे हैं वो हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, और अगर आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट है तो उसको देख लेना, क्योंकि वो इजी हैं। जितने टफ थे वो तो मैंने आपको बता दिया, जो इजी हैं देख लेना। आते भी नहीं हैं, लेकिन एक नज़र से मैं बोलूँगा कि एक नज़र से ज़रूर देख के जाना, शायद आ जाए, लेकिन आने की संभावना बहुत कम है, इसलिए हमने आपको उसको डिस्कस नहीं किया आपसे। लेकिन हाँ, देख लेना, इम्पोर्टेंट सब होते हैं। वो इजी है, ये टफ है। टफ जब क्लियर हो गया तो इसको एक नज़र से देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।